बहुत सारे केसेस पे आपने सुना होगा जो बच्चे कहते हैं कि सर मैं ना एग्जामिनेशन के 3 घंटे में सर नर्वस हो गया, सर मुझे थोड़ा सा घबराहट हो गई, मैं डर गया, ठीक है। उसके बाद में लोग कहते हैं कि अरे यार ये थोड़ा परेशान हो गया एग्जाम में, इसलिए इसका एग्जाम बिगड़ गया। रूट कॉज पे कोई बात ही नहीं करता। उसके बाद वो बड़ी बड़ी साइकोलॉजिकल चीजें, मोटिवेशनल वीडियो, ये वो चालू हो जाता है। सब बकवास है भाई साहब, कोई मोटिवेशन नहीं होता, ठीक है। मोटिवेशन के नाम पे हमेशा मैं बच्चों को एक ही चीज समझाता हूं कि बेटा अगर कोई बेवकूफ है और आपने उसे मोटिवेट कर दिया तो अब वो मोटिवेटेड बेवकूफ है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 2027 जनवरी में जो जेईई मेंस होने वाला है उसके लिए आपको मंथ वाइज आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि मंथ वाइज प्लानर आपका कैसे होना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको कुछ एक स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ जिससे आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आप एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो देन बहुत सारे दूसरे बच्चे। और इसका फायदा ये होगा कि आप 99 परसेंटाइल के लिए अपने आप को ज़्यादा बेटर तरीके से तैयार कर पाएंगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि पहले हम लोग इस स्ट्रैटेजी का बेसिस क्या है, कैसे हमने इसको प्लान किया, और फिर इसका मंथ बाय मंथ हम प्लान समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमने ये स्ट्रैटेजी प्लान कैसे कर रखी है। देखिए, कोई भी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी है वो 3 ही चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है वहाँ 3 घंटे का टाइम मिलना है, 75 क्वेश्चंस होने हैं, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री एंड 25 मैथ्स, राइट। 75 क्वेश्चंस को आपको 3 घंटे में अटैम्प्ट करना है। जितना ज़्यादा आप अटैम्प्ट करेंगे उतने ज़्यादा स्कोर की तरफ जा सकते हैं। मिनिमम 200 प्लस का स्कोर हम चाहते हैं कि आप अचीव करो ताकि आप 99 परसेंटाइल को इंश्योर कर सको। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता है सबसे पहली चीज़ है कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट्स में वीक हैं तो डेफिनेटली फिर आगे की किसी बात को करने का फायदा नहीं। तो पहला काम क्या हो गया हमारा, कॉन्सेप्ट्स को हमें मास्टर करना है। दूसरा काम होता है हमारा एक रिवीजन का शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए, राइट। रिवीजन करना एक आर्ट है। रिवीजन करना एक एक रिवीजन करने के लिए हमें आप ये समझ लो कि एक प्रॉपर प्लानर लगता है, ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लगती है। अगर आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। मैं इसको इतना जोर दे के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर पढ़ाई का जो कीवर्ड है वो रिवीजन है। रिवीजन अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो चाहे आपकी कॉन्सेप्ट मास्टरी कितनी भी तगड़ी क्यों ना हो, आप फाइनल राउंड तक जाते जाते कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ करना शुरू कर दोगे। तीसरी चीज़ आती है स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको पता है कि अगर आप 75 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी स्पीड चाहिए। और हमने ये देखा है जब भी हम स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी में दिक्कत आती है। तो अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तो हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ें आप मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करके सीख सकते हो, राइट। तो ये 3 चीज़ों को हमें कंप्लीट करना है बचे हुए 200 डेज में, राइट। अब ये 200 डेज को अगर हम मंथ वाइज प्लानर में ब्रेक करें तो हम इस पे काम कैसे कर सकते हैं, जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने पहले आपको ये समझा दूं कि जैसे मान लो आज का मेरा दिन है, ठीक है। अब एक तरीके से ये समझ लो कि काउंटडाउन बिगिंस। अब आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब इस काउंटडाउन के हिसाब से ही आपको काम करना है, राइट। एवरी डे इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। हर दिन अगर आप मिस कर रहे हो तो आप ये समझ लो आप अपना 99 परसेंटाइल मिस कर रहे हो। और एक चीज मैं स्पेसिफिकली बोल दूं, अगर आप सीरियस नहीं हो तो इस वीडियो को आप यहीं छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं, राइट। लेकिन अगर आप सीरियस हो तभी एंड तक देखो और उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। बिलीव मी, ये वो स्ट्रैटेजी है जिसे हमने हजारों बच्चों को बताया और उनकी अच्छे परसेंटाइल लाने में हेल्प करी। डेफिनेटली ये स्ट्रेटजी आपको भी हेल्प करेगी, बट सीरियसली सुनो और उसको इंप्लीमेंट करो। अब आप एक चीज़ देखो कि अगर आपको ये समझना है कि हम ये 7 मंथ की जो स्ट्रैटेजी है, एक फिलॉसफी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं 80-20 रूल। ये 80-20 रूल ये बोलता है कि आप एफर्ट वहाँ पे लगाइए जहाँ 20% एफर्ट लगा के 80% आउटपुट निकल सकता हो। डेफिनेटली वो जोन हमारे होते हैं, राइट। और वही चीज़ें इंश्योर करती हैं कि आप कितने अच्छे से एग्जामिनेशन दे पाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ ये डिटेल में अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। 80-20 रूल के बेसिस पे ही हमने ये 200 डेज की स्ट्रैटेजीज प्लान करी हुई है मंथ बाय मंथ।
राइट। तो आके देखते हैं, इसको समझते हैं जरा, ठीक है। देखो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं पहले और दूसरे महीने की, ठीक है, फर्स्ट 2 मंथ्स, तो फर्स्ट 2 मंथ्स का आपका काम क्या है? आपका जो 11th का बैकलॉग है। अब देखो, बैकलॉग बोलने का 2 मतलब होता है। एक होता है बैकलॉग कि यार हमने कुछ टॉपिक बहुत अच्छे से करे, कुछ थोड़े से पेंडिंग रह गए। एक दूसरा बैकलॉग ये भी है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे किसी से नहीं कह पा रहे क्या कि यार 11th पढ़ी ही नहीं, बिल्कुल जीरो है भाई साहब, और 12th में आते ही 12th पढ़नी शुरू कर दी है और डर सा लग रहा है, लेकिन किसी को बता नहीं पा रही है परेशानी। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। अगर 11th पूरी नहीं पढ़ी है, मतलब 11th का कॉन्सेप्ट पता है, नाम पता है, यार ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, यार ये आपका मोल कॉन्सेप्ट होता है, नाम पता है, लेकिन हमें उसको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने आते अभी ढंग से, स्ट्रैटेजीज क्लियर नहीं है, तो भी आपके लिए यही स्ट्रैटेजी काम आएगी। तब भी आप 11th का बैकलॉग ही बोलिए, और अगर आपकी 11th थोड़ी बहुत प्रिपेयर्ड है तब भी उसको आप 11th का बैकलॉग ही बोलिए। तो पहले 2 महीने हमारा होता है कॉन्सेप्ट मास्टरी का टाइम। कॉन्सेप्ट मास्टरी का टाइम उन टॉपिक्स का जो टॉपिक आपके टफ है। तो 11th के टफ टॉपिक एंड 12th के टफ टॉपिक, इनको थोड़ा सा हमें गियर बदलना है गाड़ी का, थोड़ा स्पीड अप करना है, राइट। स्पीड अप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। स्पीड अप करने का तरीका क्या होता है? देखो, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हमने लिख रखे हैं, बट मैं इन टॉपिक्स पे अभी नहीं जाऊँगा, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। स्पीड अप करने का तरीका क्या होता है कि आज हम AI के एज में बैठे हुए हैं, तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट बहुत कुछ है, उनका यूज़ करके हम अपनी पढ़ाई की स्पीड को बढ़ाएं। आपका पर्पस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एक्सपर्ट बनना बिल्कुल नहीं है, वो तो हम हैं, हम टीचर हैं, हमारा काम है। अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे फिजिक्स का एक्सपर्ट होना चाहिए, राइट। लेकिन आपका काम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एक्सपर्ट होना नहीं है। आपका काम है एग्जामिनेशन फोकस्ड होना, कि मुझे 200+ मार्क्स कैसे मिलेंगे, राइट। तो 200+ मार्क्स की स्ट्रैटेजी जो है, टफ टॉपिक आपको फर्स्ट 2 मंथ्स में करना है। ये है कॉन्सेप्ट मास्टरी का काम जो मैं आपको बता रहा था, राइट। इसके अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे अगर आप जाओगे 3rd and 4th मंथ में, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स मैथ्स डोमिनेशन टाइम। 3rd 4th मंथ का मतलब ये होगा कि आप ये समझ लो, आपका अगस्त 15 से ये चालू होगा और सितंबर अक्टूबर 15 तक चलेगा, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स यहाँ पे आपको पूरी तरीके से 1 टाइम रिवीजन के साथ खत्म कर देनी चाहिए। एटलीस्ट एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए हमारा, और पूरे तरीके से फिजिक्स और मैथ्स हमारी कॉन्सेप्चुअली खत्म हो जानी चाहिए, राइट। इसका मतलब मुझे सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। हो सकता है मेरी स्पीड कम रह जाए, हो सकता है कि मैं शायद अभी उस लेवल तक काम नहीं कर पा रहा, राइट। वो सारी बातें अलग, लेकिन कॉन्सेप्चुअली मेरा फिजिक्स और मैथ्स 100% कंप्लीट हो गया। आप बोलोगे फिजिक्स से मैथ्स क्यों, केमिस्ट्री क्यों नहीं? केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम बच्चों को प्रेफर करते हैं कि जब आप फाइनल आवर्स में आओ तो केमिस्ट्री का टाइम बढ़ा लो, राइट। यानी कि जब आप एंड वाले मंथ्स में आ रहे हैं तो आपका केमिस्ट्री का टाइम बढ़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां बहुत कुछ मेमोराइज करने का भी है, राइट। फिजिक्स और मैथ्स मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल है, इसीलिए फिजिक्स और मैथ्स का डोमिनेशन टाइम, यानी फिजिक्स और मैथ्स पूरी तरीके से आपको यहाँ पे खत्म करनी है, ठीक है। इसमें जो मेजर टॉपिक्स है मैं आपको बता दूं, जैसे कि क्लास 11 का मैकेनिक्स, क्लास 12 का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, कैलकुलस पूरा, अलजेब्रा पूरा, इतना पार्ट एटलीस्ट आपका 15 अक्टूबर के पहले पहले अच्छे से डिटेल में विद डिटेल कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाना चाहिए। ये 3rd और 4th मंथ की स्ट्रैटेजी होती है हमारी। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, इन बिटवीन जैसे हम पढ़ रहे हैं तो रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि हम सारा सिलेबस खत्म करेंगे उसके बाद रिवीजन शुरू करेंगे, नहीं। रिवीजन का मतलब ये होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं उसका हम रिवीजन स्लॉट्स रखते हैं ताकि उसको हम लोग रिवाइज कर सकें। रिवाइज करने के तरीके होते हैं, आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो वीडियोस के साथ, शॉर्ट नोट्स के साथ, ठीक है, आपकी चॉइस है। कुछ लोगों को वीडियोस के साथ रिवाइज करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को शॉर्ट नोट्स के साथ रिवाइज करना अच्छा लगता है। तो हफ्ते का एक दिन आप रिवीजन के लिए रखें और उसी एक दिन में आप 2 घंटे मॉक टेस्ट के लिए रखें, राइट। तो मॉक टेस्ट आपका फर्स्ट मंथ से ही शुरू हो जाएंगे, टॉपिक वाइज के टेस्ट आपके शुरू रहेंगे। आते हैं हम लोग इसके बाद की स्ट्रैटेजी पे। इसकी बाद की स्ट्रैटेजी देखो, जैसे आप 5th मंथ में पहुंच गए, अब आपका काम है कि आपके सारे टफ टॉपिक खत्म हो चुके हैं, ठीक है, नवंबर के मंथ में आप आ चुके हो। अब आपका काम है कि जो टॉपिक आपके ईजियर बच चुके हैं, ठीक है, उन्हें आप लोग फिनिश करो, ठीक है। ये ईजियर टॉपिक है, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि इस मंथ में खत्म हो जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। टफ टॉपिक पढ़ने का फायदा ये होता है कि हम लोग कॉन्सेप्चुअली सब्जेक्ट्स में बहुत डीप उतर चुके हैं, राइट। अगर हम कॉन्सेप्चुअली सब्जेक्ट से बहुत डीप उतर चुके हैं तो जो इजी टॉपिक्स होते हैं वो और जल्दी ग्रास्प होते हैं, ठीक है।
सेकेंडली यही वो टाइम होता है जहां पे हम लोग अपनी स्पीड पे काम करना शुरू करते हैं, यानी कि वो टफ टॉपिक जो हमारे हो चुके थे, जिसमें हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर थे, इस मंथ पे उनकी स्पीड पे और एक्यूरेसी पे काम करना शुरू होता है। यानी कि हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे होते हैं उन टॉपिक्स के, राइट। और PYQ सॉल्व करने के साथ में हम लोग एक टाइम लिमिट के साथ वो PYQ सॉल्व कर रहे होते हैं, प्लस हम मॉक टेस्ट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि फुल लेंथ टेस्ट ही आप दे रहे हो। मॉक टेस्ट का मतलब ये भी होता है कि आप टॉपिक टेस्ट दे रहे हो, पार्ट टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, जेई पैटर्न के टेस्ट दे रहे हो और अपनी एक्यूरेसी को धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लो स्टार्ट में आपकी एक्यूरेसी सितंबर के मंथ में 60% के आसपास आ रही है, तो मान के चलो दिसंबर एंड तक आते आते ये 92-93% तक हो जाती है। ये मैं एवरेज वैल्यू की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों की तो ये 97-98% तक भी जाती है, राइट। जितना आप नीचे रहोगे, मतलब समझ लो अगर आप 40% पे हो तो उतनी जल्दी आपके परसेंटेज इंक्रीज होंगे। लेकिन मान लो अगर आप ऑलरेडी 80 या 90% एक्यूरेसी पे हो तो आपको 90 से 91 जाने के लिए नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर आप 97 पे हो तो 97 से 99 जाने के लिए और ज़्यादा टफ होगा। मतलब जितना आप हायर परसेंटेज पे हो उनको इंक्रीज करने का टाइम ज़्यादा होता है, लोअर से हायर जाने का टाइम थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये सिंपल मैथ्स है, ये आपको समझ में आती है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लो, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हो तो इस मॉक टेस्ट में आपका, जैसे मैंने बताया, जो टेस्ट सीरीज होती है हमारी, उसमें AIs होते हैं, तो वो AI के थ्रू आपको प्रॉपर्ली एनालाइज करके बता रहा होता है कि आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, ठीक है, और आपकी स्पीड क्या आ रही है, राइट। नाउ अगर हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा अब अपने आखिरी टाइम पे चलते हैं, यानी कि 6 मंथ। अब आप देखो, जैसे आप 5th मंथ पे आ गए, 5th मंथ आपका एंड हो रहा है, तो अब आपके पास रिसोर्स क्या होने चाहिए, ठीक है। देखो ये सारी बातें अलग है कि हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी में एक और इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है रिसोर्स का। रिसोर्स मतलब बुक्स, वीडियोस, मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब मॉक टेस्ट सीरीज, यार मॉक टेस्ट सीरीज बहुत सारी अवेलेबल होती है, लेकिन मॉक टेस्ट सीरीज आपको एनालाइज करके बताए। हर बार देखो, ये जरूरी नहीं है कि कोई मेंटोर आपको मिले और वो आपको गाइड करे। तो यहाँ पे हम किसका सहारा लेते हैं? टेक्नोलॉजी का, AI का, ठीक है। आज की डेट में हमारे पास एडेप्टिव टेस्ट सीरीज है, जो अगर आप उसमें टेस्ट देते हो तो खाली वो आपका टेस्ट नहीं ले रहा, एट द एंड ऑफ द टेस्ट वो आपको पूरा एनालाइज करके बताता है कि भैया इस टेस्ट में इतने टफ क्वेश्चन थे, आपको उन टफ क्वेश्चन को करने में इतना टाइम लगा, आपकी स्पीड इतनी आई, ठीक है। इसमें इतने मॉडरेट क्वेश्चन थे, आपको इतना टाइम लगा, आपने कितने करेक्ट किए, कितने रॉन्ग किए, इतने ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, राइट। तो ये सारी ही चीजें जो रिसोर्स अवेलेबल का काम है वो हम करते हैं, राइट। तो आपके पास में जो इन 6 मंथ्स में आपको चाहिए क्या क्या, अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है बेस्ट टीचर्स की, राइट, वो टीचर्स जिनके पढ़ाए हुए बच्चे ऑलरेडी 99 परसेंटाइल ला चुके हैं, उन टीचर्स की आपको क्लासेस लेनी है। या आपको कुछ रिसोर्स DPPs चाहिए अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, या आपको टेस्ट सीरीज चाहिए प्रॉपरली अपने आप को एनालाइज करने के लिए, तो वो सारी ही चीज़ें ज्ञान संचार आपको अवेलेबल करवा रहा है, ठीक है। और इसको अवेल करने के लिए आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे स्क्रॉलर्स चल रहे हैं जिस पे हमारे नंबर्स आ रहे हैं, आप उन नंबर से हमें कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, राइट। अगर आप ऑफलाइन में ये चीज़ें करना चाहते हैं तो हम गाजियाबाद RDC सेंटर में अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें ऑफलाइन में भी आप अवेल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अपने 6th मंथ के प्लानर पे। अब भाई साहब क्लाइमेक्स आ रहा है, और किसी भी पिक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लाइमेक्स, राइट। अगर आपने किसी को कभी किसी बिल्डर को मकान बनाते हुए देखा होगा तो फाउंडेशन से लेकर के दीवारें बड़ी जल्दी खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो फाइनल फिनिशिंग होती है उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। यही चीज हम चाहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और हम ये चाहते हैं कि आप भी उसे उतना ही इंपॉर्टेंस फील करो। तो अब हम पिक्चर के क्लाइमेक्स पे आ रहे हैं, ठीक है। पिक्चर का क्लाइमेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है बॉस। अगर क्लाइमेक्स अच्छा नहीं लगा तो बाहर जाके जनता बहुत पिक्चर को गाली देती है कि भाई साहब पिक्चर बहुत खराब थी, मजा नहीं आया एंड में, राइट। अब क्लाइमेक्स का मतलब बेटा मेरा यहाँ पे ये है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए, अब फाइनल रिवीजन आवर में जब आप आ रहे हो तो रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट का बैलेंस बहुत जबरदस्त होना चाहिए, राइट। ये बैलेंस आपको क्रिएट करना है या हम आपको क्रिएट करके देंगे। यहां पे एक चीज समझो, आपका PYQ करना है इस टाइम पे, ठीक है। इस टाइम पे आपको सबसे पहले PYQs करना है,
राइट। आप सारा सिलेबस खत्म कर चुके हो, आप एक तरफ रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। रिवीजन बहुत सिस्टमैटिक होना चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, रिवीजन का मोड आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। कई लोग होते हैं यार जो उनको बुक पढ़ के आराम से तसल्ली से रिवीजन करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों का किताब पढ़ने में मन नहीं लगता, तो वो चाहते हैं यार कोई हमें पढ़ा दे यार, रिवाइज करा दे हमें। तो रिवीजन हम करवाते हैं वाया, हमारे लाइव सेशन भी चलेंगे उस समय रिवीजन के लिए जो अभी से चल रहे हैं, और उस समय पे हमारा क्या होगा कि हमारा एक वीडियो लेक्चर होता है जिसे आप ले सकते हो, उस वीडियोस के थ्रू भी अपने कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। प्लस टेस्टिंग। अब टेस्टिंग में क्या होता है, देखो दो चीज समझना, अगर आप मेंस पे जा रहे हो, ठीक है, तो हमेशा हम बच्चों को कुछ टॉपिक सजेस्ट करते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया मैथ्स, राइट, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, जैसे कि अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, राइट, या आपका मैकेनिक्स के वर्क पावर एनर्जी वाला सेक्शन हो गया। ये हम बच्चों को बोलते हैं बेटा इसमें एडवांस की पीवाईक्यू भी कर लो। क्यों? क्योंकि एडवांस के लेवल तक के कॉन्सेप्ट कई बार मेंस में चले जाते हैं, ऐसा कुछ सेग्रीगेशन नहीं है कि इसका लेवल यहीं तक रहेगा मेंस का, राइट। तो ये पीवाईक्यू करना और टेस्टिंग की साइकिल, मैं बार बार बोल रहा था कि आपका रिवीजन और टेस्ट, इसका अमलगमेशन, ठीक है, इसका सिंक्रोनाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनल फिनिशिंग, एक एक टाइल चमकती हुई दिखनी चाहिए, ठीक है, एक एक हमारा डेकोरेटिव आइटम अपनी जगह पे होना चाहिए, देख के बाहर से घर बहुत सुंदर लगना चाहिए। वैसे ही फाइनल रिवीजन और टेस्ट के बाद में आप में वो कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए कि यस अब हमने वो तैयारी पूरी कंप्लीट कर ली है और हम पूरी तरीके से एग्जाम्स के लिए तैयार हैं। एक चीज आप मान के चलना, अगर आपका घर अव्यवस्थित है, ठीक है, अगर आपके घर में चीजें इधर उधर हैं, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, यार सामने वाले को कहाँ बैठाऊं, कोई मेरे घर में मेहमान आया कहाँ बैठाऊं। सिमिलरली अगर आपका सिस्टमैटिक रिवीजन नहीं हुआ है, सिस्टमैटिक आपने टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं करी है, तो आप ये मान के चलो कि आप एग्जामिनेशन ड्यूरेशन के 3 घंटे में कंफ्यूज हो गए और आप एग्जाम में पजल्ड हो गए। बहुत सारे केसेस पे आपने सुना होगा जो बच्चे कहते हैं कि सर मैं ना एग्जामिनेशन के 3 घंटे में सर नर्वस हो गया, सर मुझे थोड़ा सा घबराहट हो गई, मैं डर गया था, ठीक है। उसके बाद में लोग कहते हैं कि अरे यार ये थोड़ा परेशान हो गया एग्जाम में, इसलिए इसका एग्जाम बिगड़ गया। रूट कॉज पे कोई बात ही नहीं करता। उसके बाद वो बड़ी बड़ी साइकोलॉजिकल चीज़ें, मोटिवेशनल वीडियो, ये वो चालू हो जाता है। अरे सब बकवास है भाई साहब, कोई मोटिवेशन नहीं होता, ठीक है। मोटिवेशन के नाम पे हमेशा मैं बच्चों को एक ही चीज़ समझाता हूँ कि बेटा अगर कोई बेवकूफ़ है और आपने उसे मोटिवेट कर दिया तो अब वो मोटिवेटेड बेवकूफ़ है, राइट। तो मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप एक चीज़ समझो खाली, अगर आपकी तैयारी सिस्टमैटिक नहीं है तो घबराहट होगी, ठीक है। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज़ है, इसमें कहीं कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल है। अगर आपने बहुत सिस्टमैटिकली तैयारी करी हुई है, एक एक टॉपिक को रिवाइज करा हुआ है, सारी चीज़ें आप प्रॉपर हो, आप एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में नहीं घबराओगे, ये मेरी गारंटी। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। कॉन्फिडेंस आसमान से नहीं आने वाला, कॉन्फिडेंस की कोई दवाई नहीं है। कॉन्फिडेंस का सिंपल मतलब है सिस्टमैटिक प्रिपरेशन, ठीक है, एंड पूरी तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ में अपनी टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करना। दैट इज द ओनली वे टू गेन कॉन्फिडेंस, राइट। अब एक और चीज आप समझ लो, यहां पे एकदम मैं आपको फाइनल चीज समझा रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 7 मंथ की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। पहला प्रॉपर रिसोर्सेज और दूसरा वो आदमी जो आपको ये रिसोर्सेज फॉलो करवाए। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? मैं रिसोर्सेज से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि रिसोर्सेज का सिंपल मतलब ये है कि आपके पास में एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए जो आपकी शेड्यूलिंग, आपका वीक एरिया सब कुछ आपको बता रहा हो। दूसरा, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो रही हो। मतलब अगर आपको रिवीजन वीडियो से करना है तो वीडियो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपको रिवीजन शॉर्ट नोट से करना है तो शॉर्ट नोट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल होनी चाहिए। अगर टेस्ट खत्म हो गए, आपको लग रहा है कि ये टेस्ट ईजी है, तो आपके लिए टफ वाली टेस्ट सीरीज अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये सारी ही चीज़ें ज्ञान संचार एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ रहा है और ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो टेस्ट सीरीज है वो AI बेस्ड, ठीक है। तो उस AI बेस्ड टेस्ट सीरीज में क्या होगा कि आपको आपकी कमियां टेस्ट सबमिट करते ही पता चल जाएंगी, हमने कहां कहां गड़बड़ी करी। आपको जाके बैठ के डिटेल में एनालिसिस नहीं करनी, एनालिसिस की रिपोर्ट आपके सामने होगी, तो आपका टाइम बचेगा। पूरा खेल यहाँ टाइम सेविंग का। यहाँ पे आप देख रहे हो, हमने पूरी तरीके से एक प्लानर बना रखा है कि आपको फिजिक्स कितने घंटे पढ़नी है, क्योंकि हमें पता है कौन सा टॉपिक टफ है, कौन सा ईजी। आपको नहीं पता। हमें पता है पिछले 2 सालों से किस टॉपिक में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको नहीं पता।
तो वो सारे काम हम आपको करके देंगे, राइट। तो कैसे इन चीज़ों का आप अवेल कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ है, मैं बार बार ये आपको कह रहा हूँ वीडियो में, नीचे स्क्रॉलर पे नंबर्स हैं, आप काउंसलर से बात करो, आप हमसे पर्सनली बात करो, ठीक है, आओ सेंटर पे आओ या फ़ोन लगाओ, हमसे बात करो और समझो कि ये चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट होंगी, राइट, और कैसे हम आपको 99 परसेंटाइल तक एकदम गारंटीड वे में पहुँचाएंगे। ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट करूं, कॉन्फिडेंस की कोई दवाई नहीं है, कॉन्फिडेंस का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रिपरेशन सारे करते हैं भाई साहब, लेकिन सिर्फ 1% लोग होते हैं जो सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करते हैं और वही सेलेक्ट होते हैं। क्या आप चाहते हो 1% में आना? सिंपल है, 1% में आने के लिए करना क्या है आपको, स्क्रॉलर के नंबर को सिर्फ डायल करना है, अपना दिमाग मत लगाओ, राइट। वी आर द एक्सपर्ट, वी नो कि ये कैसे किया जाता है। तो दोस्तों 2027 जनवरी जेई मेंस के लिए मैं अभी से आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमसे जुड़ें और आके अपने 99 परसेंटाइल को अचीव करें। थैंक यू।